पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ को किडनैप कर लिया जाता है तो कुछ को मारकर उनकी बॉडीज को डिस्पोज कर दिया जाता है। इनमें से कुछ लोगों के वेयर अबाउट्स का पता चल जाता है, मतलब उन गायब लोगों को ट्रेस कर लिया जाता है और उनकी लोकेशन पता चल जाती है जहाँ से उनको बचा लिया जाता है या फिर उनकी डेड बॉडी को उस पर्टिकुलर लोकेशन से रिकवर कर लिया जाता है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से परेशान होकर अपने घर बार छोड़कर सबसे दूर चले जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगियों में परेशानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन वो लोग कभी भी हालातों से घबरा कर भागते नहीं हैं, बल्कि वो लोग उन मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। अगर ऐसे लोग अचानक कहीं गायब हो जाएं और उनके वेयर अबाउट्स ट्रेस न हो पाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ही रहस्यमय गुमशुदगी की कहानी है एक चाइनीज अमेरिकन सिटीजन की जिसका नाम था एंजेला ग्रीन। और एंजेला ग्रीन की गुमशुदगी के इस केस में इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी कि भैया हम इस केस की शुरुआत करें तो करें कहां से। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको एंजेला ग्रीन की गुमशुदगी की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव सोल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कोरोना आउटब्रेक से कुछ हफ्तों पहले की बात है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 54 साल की फर्स्ट जनरेशन चाइनीज इमिग्रेंट कैथरीन गुओ के पास एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आती है, जिसमें कॉलर ये दावा करता है कि उनकी छोटी बहन जिसका नाम एंजेला ग्रीन है उसकी मौत हो चुकी है। कॉलर ने बताया कि एंजेला की मौत किसी वायरस की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत हार्ट अटैक पड़ने की वजह से कैंसर सिटी के एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हो गई है। जैसे ही एंजेला ग्रीन की मौत की ये खबर फोन लाइन से होती हुई कैथरीन के कानों में पड़ी, वैसे ही अगले मिनट कैथरीन की नजरें अपने घर की दीवार पर लगे कैलेंडर पर चिपक सी गईं और कैथरीन को रियलाइज हुआ कि उनकी छोटी बहन की मौत 7 महीने पहले हो चुकी है और 7 महीने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। इन 7 महीनों के दरमियान वो यही सोच रही थी कि उनकी बहन जिंदा है। मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि आपका कोई लव वंस जो कि आपके दिल के बेहद करीब है और एक दिन वो इस दुनिया में नहीं रहता है और आपको उसके इस दुनिया से रुखसत होने की खबर कई महीनों के बाद मिलती है और आप इस दरमियान बस यही सोचते रहते हैं कि आपका लव वंस जिंदा है और सही सलामत है। सोचिए कि उस वक्त आपके दिल पर क्या बीतेगी। आई थिंक इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। मगर अब तक यहाँ पर हमें कोई ऐसी अजीब सी बात पता नहीं चलती है जिससे कि हमें ऐसा लगे कि एंजेला ग्रीन के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई थी। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इस पॉइंट के बाद एंजेला ग्रीन की मौत पर मानो एक के बाद एक राज के पर्दे गिरते गए। एंजेला को प्यार करने वाले लोग जितना ज्यादा एंजेला ग्रीन की मौत को समझने की कोशिश करते उतना ज्यादा एंजेला की मौत रहस्य के समुद्र की गहराई में डूबती हुई नजर आती। लोगों को एंजेला की मौत की खबर तो मिल गई थी, लेकिन एंजेला की लाश किसी को भी नहीं मिली थी। है ना कमाल की बात। सोचिए, अगर किसी की मौत हॉस्पिटल में होती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर्सन की लाश उसके फैमिली मेंबर्स को दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि एंजेला की मौत तो हॉस्पिटल में हुई है, मगर उसकी लाश कहाँ है इसका किसी को कुछ भी नहीं पता। एंजेला के साथ असल में क्या हुआ था ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा एंजेला की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेना चाहिए। एंजेला का जन्म चाइना में हुआ था। एंजेला के पिता एक चाइनीज हिस्ट्री प्रोफेसर थे। एंजेला की एक बड़ी बहन है जिसका नाम कैथरीन है। एंजेला और कैथरीन अपने माँ बाप की बस 2 औलादें थी। एंजेला और कैथरीन ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक के जीवन में माओ त्से-तुंग के द्वारा शुरू किए गए चाइनीज कल्चरल एवोल्यूशन को देखा था, जिसमें चाइनीज कल्चरल वैल्यूज को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था और वेस्टर्न कल्चर की जो वैल्यूज थी उनको बेहद ही मिनिमम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एंजेला को चाइनीज कल्चर ज्यादा पसंद नहीं था, उसको वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद था, इसलिए वो शुरू से ही अपने घर में वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो किया करते थे। एंजेला की भांजी मिशेल के अकॉर्डिंग एंजेला बहुत ही ज्यादा जिद्दी औरत थी। वो बचपन से ही अमेरिका आना चाहती थी क्योंकि उसको अमेरिकन ड्रीम को जीना था और हम सब जानते हैं कि अमेरिकन ड्रीम क्या होता है। खूब सारा रुपया, दौलत, शोहरत, नाइट पार्टीज और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल। लेकिन ये अमेरिकन ड्रीम अंदर से कितना खोखला है इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन मिशेल के अकॉर्डिंग एंजेला वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थी कि वो अपनी बहन से चाइनीज में बात ना करके इंग्लिश में बातें किया करती थी। एंजेला को जानकर ऐसा लगता था कि जैसे उसको चाइनीज कल्चर से नफरत हो। एंजेला बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी और साथ ही साथ वो एक बेहद ही खूबसूरत औरत थी जिसकी 5 फुट 9 इंच की एक अच्छी हाइट भी थी। एंजेला अर्ली 90s में अमेरिका के कैंसस के प्रेरी विलेज में माइग्रेट हो गई थी। असल में 90s में एंजेला की मुलाकात जॉफ ग्रीन नाम के एक आदमी से चाइना की कैपिटल बीजिंग में हुई थी। जॉफ ग्रीन एक अमेरिकन सिटीजन था और हम सब जानते हैं कि एंजेला को अमेरिका कितना ज्यादा पसंद था। अब आप लोगों को कुछ अंदाजा लग ही गया होगा। एंजेला ग्रीन, जॉफ ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वेजिटेबल ग्रीन। एंजेला को जब पता चला कि जॉफ ग्रीन एक अमेरिकन सिटीजन है तो एंजेला को इंस्टेंटली जॉफ ग्रीन से प्यार हो गया और ऊपर से एंजेला खुद इतनी ज्यादा गॉर्जियस थी कि जॉफ खुद एंजेला के प्यार में गिर गया। वैसे देखा गया है कि अमेरिकन लड़कों को अमेरिका की लड़कियों से ज्यादा बाहर दूसरे देशों की लड़कियां
बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। फिर एंजेला ने जॉफ ग्रीन से शादी कर ली और ये दोनों अब अमेरिका की कैंसस सिटी में शिफ्ट हो गए। एंजेला और जॉफ को इस शादी से एक बेटी हुई थी जिसका नाम इन दोनों ने एली ग्रीन रखा था। एली एक बायरेशियल चाइल्ड के तौर पर बड़ी हुई थी। बायरेशियल चाइल्ड उन बच्चों को बोला जाता है जिनके माँ बाप अलग अलग रेसेस से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि अगर कोई गोरी लड़की किसी काले लड़के से शादी कर ले और उस शादी से उन दोनों कपल्स को कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को बायरेशियल चाइल्ड बोला जाएगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर दोनों ही रेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसी तरह एली भी एंजेला और जॉफ की एक बायरेशियल चाइल्ड थी और एली के अंदर एशियन और अमेरिकन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एली एंजेला और जॉफ के बीच लिंग्विस्टिक और कल्चरल मीडिएटर के तौर पर काम किया करते थे, क्योंकि एंजेला चाइनीज कल्चर से बिलोंग करते थे और जॉफ अमेरिकन कल्चर से बिलोंग करता था। इसलिए एली दोनों ही कल्चर से काफी ताल्लुक रखते थे और वो चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते थे। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि एली चाइनीज और अमेरिकन कल्चरल वैल्यूज को इक्वली शेयर करते थे। एली एंजेला और जॉफ के बीच एक ग्लू की तरह काम करते थे, मतलब वो एक ऐसी मैग्नेट की तरह थे जो अपने माँ बाप को एक रिश्ते में बांध कर रखते थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिकन कल्चर में जितनी आसानी से शादियां हो जाती हैं वही उतनी आसानी से इन लोगों का तलाक भी हो जाता है। लेकिन एली एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से एंजेला और जॉफ का तलाक होना नामुमकिन सा लगता था। जॉफ के एंजेला से शादी करने से पहले उसकी एक और शादी हो चुके थे और उस शादी से जॉफ को एक लड़के थे। लेकिन बाद में जब जॉफ को एंजेला से एली पैदा हुई तब जॉफ का पूरा ध्यान एली की तरफ शिफ्ट हो गया और अब जॉफ पूरी तरह से एंजेला और एली का ही होकर रह गया था। लेकिन जॉफ की एक साइड थी जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। जॉफ एक डोमिनेटिंग नेचर वाला इंसान था, यानी कि वो लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता था और इसी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से उसकी पहली शादी टूटी थी और अब वो यही डोमिनेटिंग नेचर एंजेला के साथ अपनी शादी में दिखा रहा था। जॉफ चाहता था कि एंजेला पूरी तरह से उसी पर डिपेंड रहे और जॉफ जितना एंजेला को करने को कहे वो सिर्फ उतना ही करे। मतलब जॉफ ये चाहता था कि एंजेला साथ से भी उतनी ही ले जितनी जॉफ उससे लेने के लिए कहे। एंजेला एक जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन अमेरिका आने के बाद जर्नलिस्ट बनना तो दूर, एंजेला को एक नौकरी तक नसीब नहीं हुई थी। एंजेला जिस अमेरिकन ड्रीम को जीने के लिए अमेरिका आई थी वो सपना अब टूट चुका था और जाहिर सी बात है कि एंजेला को जॉब ना मिलने के पीछे की एक बड़ी वजह जॉफ का डोमिनेटिंग नेचर भी था। जॉफ एंजेला को इस कदर कंट्रोल किया करता था कि उसने एंजेला को कभी भी अपने नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवाने नहीं दिया और एंजेला जहाँ कहीं पर भी जाया करती थी वहाँ पर जॉफ उसको फॉलो किया करता था। हालांकि इतने सालों तक जॉफ के कंट्रोल में रहने की वजह से एंजेला खुद ही किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। उसने खुद को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया था और अमेरिका में मौजूद अपने फैमिली मेंबर से उसने खुद को कट ऑफ कर लिया था। उसने हर एक उस चीज से खुद को दूर कर लिया था जो कि एक वक्त पर उसके लिए मायने रखा करती थी। अगर वो कहीं पर शॉपिंग के लिए भी जाया करती थी तो वो जॉफ को या फिर अपनी बेटी एली को साथ लेकर जाया करती थी और वो कभी भी बाहर किसी से बात नहीं किया करती थी। एंजेला की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो बाहर किसी से भी बात ना करे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और जब एंजेला की बेटी एली ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उसके बाद एली ने अपने घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एली ने सोचा कि अगर वो घर से दूर चली जाएगी तो उसकी माँ खुद को अकेला महसूस करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी एंजेला खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और उसका ये अकेलापन पागलपन में तब बदल गया जब एली अपनी स्टडीज के रिसर्च पर्पस के लिए इटली चली गई। एंजेला एली के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो गई थी। वो छोटी छोटी बातों पर ऐसे रिएक्ट किया करती थी जिसके पता नहीं उसके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट गया हो। हद तो तब हो गई जब एली 19 जून 2019 में इटली से वापस अपने घर आई। तब एंजेला ने एली पर बहुत गुस्सा किया। एंजेला को लगता था कि एली को अब उसके साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद करती है। एंजेला और एली के बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एंजेला ने गुस्से में आकर एली का सामान पैक कर दिया और उससे घर से निकल जाने के लिए कह दिया। हालांकि एली घर से निकल जरूर गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो थोड़ी देर के बाद घर वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि एंजेला ने ऐसा अजीब व्यवहार इससे पहले कभी नहीं किया था। जब से एली पैदा हुई थी तब से एंजेला के लिए एली उसकी दुनिया थी और वो एली से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो हर वक्त बस एली की परवरिश में ही लगी रहती थी। और एली के पैदा होने के बाद एंजेला ने अपने घर वालों से मिलना जुलना लगभग खत्म सा ही कर दिया था। इसलिए एली अपना सामान लेकर फेयरवे में अपने बॉयफ्रेंड के घर रहने के लिए चली गई और 2019 की पूरी गर्मियां एली अपने बॉयफ्रेंड के घर पर ही रही। खैर, एली को निकाले जाने के इंसिडेंट के 4 दिन के बाद जॉफ ने एली को मैसेज करके बताया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम वापस आ जाओ। जॉफ ने आगे बताया कि हम लोग स्टोर पार्किंग लॉट में मेंटल हेल्थ वाले लोगों से मिले थे और एंजेला को उन लोगों से मिलने के लिए रेडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंजेला को घर से बाहर निकालने से अच्छा था कि उसको मेंटल हेल्थ वाले लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए। जॉफ ने आगे बताया कि उसने जबरदस्ती एंजेला को एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, बट लीगली किसी को भी कैंसर स्टेट में ऐसे ही किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाया जा सकता है।
इसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से परमिशन मांगनी पड़ती है, लेकिन जॉफ ने बिना किसी की परमिशन लिए एंजेला को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। उसके बाद जॉफ ने एली को एक फॉलोअप मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि जब तक मुझे तुम्हारी माँ की कंडीशन के बारे में सब कुछ सही से पता नहीं चल जाता है, तब तक अपनी माँ के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, यहाँ तक कि उसकी बहन को भी नहीं। एली ने एंजेला को आखिरी बार 19 जून 2019 के दिन देखा था। उसके अकॉर्डिंग एंजेला थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार जरूर कर रही थी, लेकिन एंजेला की हालत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं थी कि उसको एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़े। इस बीच एली और जॉफ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे और एली लगभग हर रोज जॉफ से एंजेला की तबीयत के बारे में पूछती और जॉफ हर बार यही कहता कि एंजेला का इलाज चल रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एली अक्सर एंजेला से मिलने के लिए जॉफ से कहती तो इसके जवाब में जॉफ कहता कि उसको अभी एंजेला की मेंटल कंडीशन सुधरने का इंतजार करना होगा, तभी वो उससे मिल पाएगी। एली जब हॉस्पिटल का नाम पूछती तो जॉफ कहता कि जिस हॉस्पिटल में एंजेला को भर्ती करवाया गया है वो डाउन साउथ में ही कहीं है। जॉफ एली को ना तो हॉस्पिटल की ठीक ठीक लोकेशन बताता और ना ही एली को उस हॉस्पिटल का नाम बताता। एली और एंजेला की लड़ाई होने के 4 हफ्तों के बाद 16 जुलाई 2019 के दिन देर रात में जॉफ का कॉल एली को आता है और जॉफ कहता है कि उसको एली से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद जॉफ ड्राइव करके एली के बॉयफ्रेंड के घर फेयरवे में पहुंचता है और वहां आकर जॉफ एली को बताता है कि उसकी मां एंजेला की मौत हार्ट अटैक पड़ने की वजह से हॉस्पिटल में हो गई है। लेकिन जॉफ ने एली को हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया और उसने कहा कि वो एंजेला की कोई मेमोरियल सर्विस नहीं करना चाहता है। एली ने अपने पिता की इस बात का सम्मान किया और एली ने जॉफ को उसकी शर्तों के अकॉर्डिंग शोक मनाने दिया। 8 महीनों के बाद एली ने एंजेला की बड़ी बहन कैथरीन गो को एंजेला की मौत की खबर दी और ये खबर सुनकर कैथरीन बुरी तरह से शॉक में चली गई। जनरली एंजेला अपनी बहन को साल में 1-2 बार के अलावा फोन नहीं किया करती थी। एंजेला अमूमन हॉलीडेज पर या फिर चाइनीज न्यू ईयर पर कैथरीन को कॉल किया करते थे, लेकिन एंजेला की मौत की खबर ने कैथरीन को हैरत में डाल दिया था कि अचानक इस तरह से एंजेला की मौत कैसे हो गई और एंजेला की मौत की खबर उसी वक्त किसी ने उसको क्यों नहीं दी। जाहिर सी बात है कि जब कोई मरता है तो उसकी मौत की खबर कम से कम रिश्तेदारों को तो जरूर दी जाती है। अब कैथरीन को कुछ शक होने लगा और कैथरीन ने अपनी बेटी मिशेल गो से कहा कि वो एली से एंजेला का डेथ सर्टिफिकेट मांगे, तो मिशेल ने ऐसा ही किया। जब मिशेल ने एली से डेथ सर्टिफिकेट के लिए कहा तो एली एंजेला का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए 14 फरवरी 2020 के दिन ड्राइव करके टोपेगा गई, लेकिन एली को वहां पर एंजेला का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। जब एली ने ये बात मिशेल को बताई तो मिशेल को अब बहुत ही ज्यादा शक होने लगा, इसलिए मिशेल ने प्रायरी पुलिस डिपार्टमेंट को एंजेला के वेलफेयर चेक के लिए 15 फरवरी के दिन कॉल लगा दी। जब पुलिस एंजेला के घर वेलफेयर चेक के लिए गई तो वहां पर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस अगले दिन जॉफ और एंजेला के घर वेलफेयर चेक के लिए पहुंची। वहां पर पुलिस ने एंजेला के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछा तो एंजेला के पड़ोसियों ने पुलिस से कहा कि उन्होंने कई दिनों से एंजेला को नहीं देखा है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे एंजेला वापस चाइना चली गई हो। पुलिस जब पड़ोसियों से बात कर रही थी तभी वहां पर जॉफ पहुंच गया और पुलिस ने जॉफ से एंजेला के बारे में पूछा तो उसने पुलिस से कहा कि एंजेला अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर गई है। पुलिस ने जब दोबारा एंजेला के बारे में जॉफ से पूछा तो उसने पुलिस को अपने क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी का नंबर दिया और उसने पुलिस से बस इतना कहा, नो कमेंट्स, थैंक्स फॉर कॉलिंग। यानी कि ये तो अब साफ था कि एंजेला की मौत हार्ट अटैक से तो हुई नहीं थी। जॉफ ने एंजेला के साथ जरूर कुछ ऐसा किया था जिसको वो पूरी दुनिया से छिपाना चाहता था, लेकिन किसी को भी एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर एली ने एंजेला की बड़ी बहन कैथरीन को एंजेला की मौत के बारे में 8 महीनों तक क्यों नहीं बताया। वो एंजेला की मौत की खबर कैथरीन को तभी दे सकती थी जब जॉफ ने एंजेला की मौत की खबर एली को दी थी। इसका एक कारण मुझे ये लगता है कि एली अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो आंखें बंद कर उन पर ट्रस्ट किया करते थे, इसलिए अब जॉफ ने एंजेला के बारे में किसी को कुछ भी ना बताने के लिए कहा होगा तो एली ने जॉफ की बात पर यकीन कर लिया होगा कि शायद ये बात किसी को ना बताने में ही बेहतरी है। अब पुलिस ने एंजेला के इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन ये केस पुलिस के लिए इतना भी आसान नहीं था क्योंकि पुलिस इस केस में पूरे 8 महीने पीछे थे। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एंजेला के चाइना वापस जाने की पॉसिबिलिटी से करना शुरू किया, लेकिन वही एंजेला की भांजी मिशेल का कहना था कि एंजेला का चीन जाना नामुमकिन है क्योंकि चाइना में जो उनकी फैमिली है उससे एंजेला का कोई कांटेक्ट ही नहीं था और वो कभी भी वापस चाइना नहीं जाना चाहते थे। 18 फरवरी को एली ने एंजेला की मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च करी और पुलिस ने पूरे एरिया के मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज को चेक करना शुरू कर दिया कि कहीं एंजेला को इनमें से किसी एक फैसिलिटी में तो एडमिट नहीं करवाया गया था। पुलिस ने एंजेला के डेथ सर्टिफिकेट को ढूंढने के लिए एक नेशन वाइड सर्च अभियान चलाया और साथ ही साथ पुलिस ने होमलैंड सिक्योरिटी की मदद से यह भी पता करवाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एंजेला वापस चीन चली गई हो, लेकिन पुलिस को हर तरफ से नेगेटिव रिस्पांस मिला। वहीं मिशेल ने एलिस से कहा कि वो जॉफ की कॉल रिकॉर्डिंग करके रखे कि जॉफ ने एंजेला के डिसअपीयरेंस को लेकर कई बार अपने बयान बदले थे। किस्मत से 18 फरवरी के दिन जॉफ ने एली को कॉल किया और उसने एली से कहा कि एंजेला को वो हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था
बल्कि जिस दिन एले की एंजेला से लड़ाई हुई थी उसी दिन एंजेला गुस्से में घर से बाहर निकल गई थी और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। और फिर जॉफ ने आगे कहा कि उसके पास एक अनजान कॉल आई थी जिसमें एक शख्स ने दावा किया था कि एंजेला एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती है। और फिर उसके बाद एक और कॉल आया जिसमें सामने वाले शख्स ने उसको बताया कि एंजेला की मौत हार्ट अटैक पड़ने की वजह से हॉस्पिटल में ही हो गई है। जब एली ने जॉफ से पूछा कि उस शख्स ने जॉफ को उस हॉस्पिटल का पता तो बताया होगा ना जिसमें एंजेला को एडमिट किया गया था, तो जॉफ ने कहा कि वो उस वक्त काम में इतना ज्यादा बिजी था कि वो उस शख्स के द्वारा बताए गए एड्रेस को नोट करना ही भूल गया। मतलब बंदे को कोई अनजाना शख्स उसकी बीवी के मरने की खबर दे रहा है, लेकिन बंदा अपने काम में इतना ज्यादा बिजी है कि वो हॉस्पिटल का एड्रेस लेना ही भूल गया। सच में यार, इससे ज्यादा भयंकर कहानी मैंने तो आज तक नहीं सुनी है। रिकॉर्डेड फोन कॉल्स में जॉफ कहता हुआ सुना जा सकता है कि उसने एंजेला का क्रिमेशन फोन कॉल पर ही करवा दिया था, यानी कि उसने एंजेला का अंतिम संस्कार उस आदमी से कॉल करके ही करवा दिया था। और एंजेला की एशेज कोई आदमी उसके घर पर एक मर्तमान में डालकर दे गया था जिसको उसने अंतिम संस्कार का पैसा कैश में पे किया। जब एली ने उससे पूछा कि एंजेला की एशेज कहाँ हैं, तो जॉफ ने कहा कि जब उसने मर्तमान खोलकर देखा तो वो मर्तमान पूरी तरह से खाली था। जॉफ ने एली से जो कुछ भी कहा उसमें से किसी भी एक बात का कोई सेंस नहीं बनता है। साफ पता चल रहा है कि जॉफ एंजेला की मौत के बारे में एली से बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहा है। और अब जॉफ की नई स्टोरी ये है कि उसको नहीं पता कि एंजेला कब घर छोड़कर चली गई, और जब उसने एंजेला के बैक ट्रैकिंग करनी शुरू करी तो उसको पता चला कि एंजेला जिंदा है। खैर, अमेरिका का एक रूल है कि पुलिस किसी को भी बात करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। हाँ, पुलिस किसी का मुंह खुलवाने के लिए नए नए पैतरे जरूर अपना सकती है, लेकिन किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। साफ पता चल रहा है कि जॉफ ग्रीन ने ही एंजेला के साथ कुछ ना कुछ किया है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी पुलिस डायरेक्टली उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। फिलहाल इस केस में अभी 4 सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस केस में हमें कोई नई अपडेट मिलेगी और शायद हमें पता चल पाएगा कि आखिर एंजेला ग्रीन के साथ असल में क्या हुआ था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।